किस्से गलियारों के पेश करते हैं सत्यजीत रे की लिखी कहानी रतन बाबू और वो आदमी। रतन बाबू ने ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर पांव रखते ही चैन की सांस ली। अच्छी खासी चहल पहल थी स्टेशन पर। एक शीरीष वृक्ष अपनी लंबी गर्दन उठाकर स्टेशन के मुख्य कार्यालय के पीछे से झांक रहा था। इसकी हरी पत्तियों के बीच एक लाल निशान था जहां एक पतंग एक शाखा में अटकी हुई थी। आसपास मौजूद लोगों में व्यस्तता का कोई संकेत नहीं था। हवा में मिट्टी की एक सुगंध महक रही थी। कुल मिलाकर रतन बाबू को वातावरण मोहक लग रहा था। उसके पास बस एक छोटा सा बिस्तरबंद था और चमड़े का एक सूटकेस था, इसलिए उसे कुली की भी जरूरत नहीं थी। उसने दोनों हाथों से अपना सामान उठाया और बाहर चल दिया। बाहर निकलते ही उसे एक साइकिल रिक्शा मिल गया। किधर जाएंगे सर? धारियों वाला जांघिया पहने उस जवान रिक्शा चालक ने पूछा। क्या तुम्हें न्यू महामाया होटल मालूम है? रतन बाबू ने पूछा। रिक्शा चालक ने सर हिलाया और बोला, बैठिए ना सर। रतन बाबू को घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब कभी अवसर मिलता वो कलकत्ता के बाहर चले जाते, हालांकि ऐसा कम ही होता था। रतन बाबू एक नियमित नौकरी में थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कलकत्ता कार्यालय में वो पिछले 24 साल से क्लर्की कर रहे थे। वो अपनी छुट्टियां बचा कर रखते थे और उन्हें पूजा अवकाश के साथ जोड़कर साल में 1 माह लंबा अवकाश बना लेते थे और फिर अकेले ही जिधर जी चाहा भ्रमणार्थ चल देते थे। वो कभी किसी को साथ नहीं ले जाते थे और न ही ये विचार कभी उनके मन आया। एक समय था जब रतन बाबू ने किसी के साथ की जरूरत महसूस की थी। वास्तव में इस बारे में एक बार उन्होंने केशव बाबू से बात भी की थी, जो ऑफिस में उनके साथ वाले डेस्क पर ही बैठते थे। ये छुट्टियों से कुछ दिन पहले की बात है और रतन बाबू अभी अपने भ्रमण का कार्यक्रम बना ही रहे थे। आप भी बहुत कुछ मेरे जैसे ही आत्मनिर्भर और घूमने के शौकीन हैं, रतन बाबू ने कहा। इस बार क्यों ना हम एक साथ किसी जगह चलें? केशव बाबू ने अपना पेन कान के पीछे अटका लिया, अपनी हथेलियों को जोड़ा और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी और मेरी पसंद एक जैसी है। तुम जानते हो, तुम ऐसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ का नाम भी किसी ने नहीं सुना है, जहाँ देखने लायक कुछ नहीं होता है, न ठहरने की अच्छी जगह होती है, न खाना खाने के लिए अच्छे होटल। नहीं सर, मैं तो हरिनाम ही जाने वाला हूँ और अपने बहनोई के यहाँ भी जाऊँगा। समय गुजरने के साथ साथ रतन बाबू समझ चुके थे कि वस्तुतः कोई ऐसा नहीं है जो उनसे पूर्णतया सहमत हो। उनकी पसंद और नापसंद औसत आदमी की पसंद नापसंद से बिल्कुल अलग है। अतः किसी उपयुक्त साथी को खोजने की आशा छोड़ देना ही सबसे ठीक है। निसंदेह रतन बाबू की खासियतें असाधारण किस्म की थीं। केशव बाबू का कहना बिल्कुल सही था। रतन बाबू को कभी वो स्थान पसंद नहीं आते थे जहां लोग आम तौर पर छुट्टियां मनाने जाया करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं पुरी में समुद्र है और जगन्नाथ मंदिर है। आप दार्जिलिंग से कंचनजंगा देख सकते हैं और हजारीबाग में पहाड़ियां तथा जंगल हैं और रांची में हुद्रू जल प्रपात। तो क्या आपने इनके बारे में तफसील से इतनी बार सुना है कि आपको ऐसा ही लगता है जैसे कि आपने इन्हें खुद देखा हो? रतन बाबू किसी ऐसे छोटे शहर की खोज में थे जहां एक रेल स्टेशन हो और ज़्यादा दूरी पर ना हो। हर साल वो छुट्टियों से पहले टाइम टेबल खोलते, ऐसा कोई शहर तलाशते और फिर उधर चल देते। कोई भी ये जानने की परवाह नहीं करता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और न वो खुद किसी को बताते। वास्तव में ऐसे भी अवसर आए हैं उनकी जिंदगी में जब रतन बाबू ने उन स्थानों को चुना जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना तक नहीं था, और जब कभी उनका वहां जाना हुआ
उन्होंने ऐसी चीज़ों को ढूंढ निकाला जो उन्हें खुशी देती थी। दूसरों को ये चीज़ें तुच्छ लग सकती हैं, जैसे कि राजा बदखोआ में वो पुराना अंजीर वृक्ष जो कुल नारियल वृक्षों के चारों तरफ लिपटा हुआ था, या महाराजगंज में पर नील फैक्ट्री के अवशेष, या मोइना में मिठाई की एक दुकान में मिलने वाली स्वादिष्ट दाल बर्फी। इस बार रतन बाबू ने टाटा नगर से 15 मील दूर शीनी नामक एक कस्बे में जाने का फैसला किया। शीनी का नाम रतन बाबू ने टाइम टेबल से नहीं उठाया था। शीनी के बारे में उनके एक सहकर्मी मुकुल मित्र ने उन्हें बताया था। न्यू महा होटल में ठहरने का सुझाव भी उसने ही दिया था। रतन बाबू की दृष्टि में होटल काफ़ी अच्छा था। कमरा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कमरे में पूर्व और दक्षिण की ओर खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। नौकर पांचा मीठे स्वभाव का मिलनसार लड़का था। रतन बाबू को पूरे साल हर दिन 2 बार कुनकुने पानी में नहाने की आदत थी, और पांचा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस बारे में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगा। खाना जैसा भी पकता था, रतन बाबू को उससे कोई तकलीफ नहीं थी। खाने को लेकर वो तुनक मिजाजी नहीं थे। वो एक ही बात पर जोर देते थे कि चावल के साथ उन्हें झोल मोच चाहिए था, और चपातियों के साथ दाल और सब्जी। रतन बाबू ने होटल में दाखिल होते ही पांचा को ये बता दिया था, और पांचा ने ये सूचना होटल के मैनेजर तक पहुंचा दी थी। रतन बाबू को किसी भी नई जगह पहुंचने पर दोपहर को सैर के लिए निकलने की भी आदत थी। शीनी में पहला दिन कोई अपवाद कैसे हो सकता था। रतन बाबू ने पांचा द्वारा लाई गई चाय झटपट पीकर खत्म की, और फिर सैर के लिए बाहर निकल पड़े। कुछ मिनट चलने के बाद ही उन्होंने खुद को खुले इलाके में पाया। मैदान ऊबड़ खाबड़ था और रास्ते आड़े तिरछे। रतन बाबू ने यूं ही एक रास्ता पकड़ा और चल दिए। करीब आधा घंटा चलने के बाद उन्हें एक रमणीय स्थान मिल गया। ये एक तालाब था, नीलकमल से भरा हुआ। तालाब के चारों ओर विविध प्रकार के पक्षी उड़ रहे थे। उनमें से कुछ पक्षियों को रतन बाबू ने पहचान लिया, जैसे कि सारस, कुनाल, राम चिरैया और नीलकंठ। शेष पक्षी पहचान के नहीं थे। रतन बाबू हर दिन सारी दोपहरी इसी तालाब के किनारे बैठकर काट सकते थे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कुछ नया खोजने के उद्देश्य से दूसरा रास्ता पकड़ लिया। करीब 1 मील चलने पर उन्हें रुकना पड़ गया, क्योंकि बकरियों का एक झुंड उनका रास्ता काट रहा था। सड़क खाली होते ही वो आगे चले, और करीब 5 मिनट बाद उन्हें लकड़ी का एक पुल दिखाई दिया। वो जाकर पुल के ऊपर खड़े हो गए। पूर्व की तरफ रेलवे स्टेशन था, पश्चिम की तरफ समानांतर पटरियां नजर आ रही थीं, जहां तक दृष्टि जा सकती थी। कैसा हो यदि कोई ट्रेन अचानक आ जाए और घड़घड़ाती हुई नीचे से निकल जाए। ये बात सोचकर ही रतन बाबू रोमांचित हो उठे। चूंकि उनकी आंखें नीचे रेल पटरी पर लगी हुई थीं, वो देख नहीं पाए कि एक और आदमी आकर उनकी बगल में खड़ा हो गया है। रतन बाबू ने मुड़कर देखा और कुछ चौंक से गए। उस अजनबी ने धोती और कमीज पहनी हुई थी, और कंधे पर गहरे पीले बादामी रंग का शॉल डाला हुआ था। उसने द्विफोकस यानी बाईफोकल चश्मा पहना हुआ था, और उसके पैरों में भूरे रंग के कैनवास के शूज थे। रतन बाबू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इस आदमी को पहले कहीं कहीं देखा है। इस आदमी को पहले कहाँ देखा था? क्या वो कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? मझोला कद, मध्यम रंग रूप, आंखों में गहरी सोच का भाव। उसकी उम्र क्या होगी? 50 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। अजनबी मुस्कुराया और अपने हाथ जोड़कर उसने नमस्कार किया।
रतन बाबू भी बदले में नमस्कार करने वाले थे कि तभी उनके मन में अचानक ये बात कौंध गई कि उसे देखकर उन्हें कुछ विचित्रता का एहसास क्यों हो रहा था। रतन बाबू ने वो चेहरा अपने दर्पण में अनेकानेक बार देखा था। भयानक समरूपता थी, चौकोर सा जबड़ा, फटी ठोड़ी, ठीक उसी तरह बीच से मांग निकाल कर कड़े हुए बाल, अच्छी तरह कतरी हुई मूछें, कानों की ललकी सी शक्ल, सब कुछ बहुत समान था। फर्क सिर्फ इतना था कि अजनबी का रंग कुछ ज़्यादा साफ था, भौहें कुछ अधिक घनी थीं और सिर के पीछे के बाल कुछ अधिक लंबे थे। वो अजनबी बोला तो रतन बाबू को एक और धक्का लगा। उनके पड़ोस के एक लड़के सुशांतों ने एक बार उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की थी और फिर टेप चलाकर उन्हें सुनाई थी। उस आवाज़ और अब सुनी आवाज़ में कोई अंतर नहीं था। मेरा नाम मनीलाल मजूमदार है। मैं समझता हूँ आप न्यू महामाया में ठहरे हैं। रतनलाल, मनीलाल, नामों में भी गजब की समानता थी। रतन बाबू ने अपना असमंजस झाड़ा और फिर अपना परिचय दिया। अजनबी बोला, मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं, लेकिन मैंने एक बार आपको पहले देखा हुआ है। कहाँ? क्या आप पिछले वर्ष घुलिया में नहीं थे? रतन बाबू की भौहें खड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ कि तुम भी वहां थे। हाँ सर, मैं हर पूजा पर घूमने जाता हूँ, केवल अपने भरोसे। कोई दोस्त साथ में नहीं होता है। नए नए स्थानों को अकेले खोजना और देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक सहयोगी ने मुझे शीनी देखने का सुझाव दिया था। अच्छी जगह है ना? रतन बाबू ने थूक निगला और फिर सहमति में सिर हिलाया। मन में अविश्वास और बेचैनी का अजीब सा मिला जुला एहसास हो रहा था। क्या आपने तालाब के दूसरी ओर जाकर देखा है, जहां शाम के समय ढेरों पक्षी इकट्ठा होते हैं? मनीलाल बाबू ने पूछा। रतन बाबू ने जवाब दिया, हाँ देखा है। कुछ पक्षियों को तो मैंने पहचान लिया। मनीलाल बाबू ने कहा, दूसरे पक्षियों को मैंने बंगाल में पहले कभी नहीं देखा। आप क्या सोचते हैं? इस बीच तक बाबू संभल चुके थे। वो बोले, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। मैं भी कुछ पक्षियों को पहचान नहीं सका। तभी एक गरजती आवाज़ सुनी। ये रेलगाड़ी की आवाज़ थी। रेलगाड़ी पूर्व की तरफ से आ रही थी और रतन बाबू ने पास आती गाड़ी की रोशनी को बढ़ते हुए देखा। दोनों लोग पुल की रेलिंग के और करीब पहुंच गए। गाड़ी खड़खड़ाते हुए आई और पुल के नीचे से तेजी से आगे निकल गई। पुल को हिलाकर वे दोनों दूसरी तरफ की रेलिंग के पास चले गए और रेलगाड़ी को तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। रतन बाबू को वही सिहरन, वही रोमांच महसूस हुआ जो उन्हें लड़कपन में महसूस होता था। कितनी अजीब बात है, मनीलाल बाबू ने कहा। इस उम्र में भी मुझे रेलगाड़ियों का आना जाना उतना ही रोमांचित करता है। लौटते हुए रतन बाबू को पता चला कि मनीलाल बाबू 3 दिन पहले शीनी आए थे। वो कलिका होटल में ठहरे हुए थे। उनका घर कलकत्ता में था, जहां वो एक ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी करते हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के वेतन के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन रतन बाबू ने ज़्यादा सोच विचार न करके सवाल करने का दुस्साहस कर ही डाला। जवाब सुनकर रतन बाबू हैरान रह गए। ऐसा कैसे मुमकिन था? रतन बाबू और मनीलाल बाबू दोनों का वेतन एक बराबर था, 437 रुपये प्रति माह, और दोनों को पूजा बोनस भी एक समान मिला था। रतन बाबू के लिए ये विश्वास करना कठिन था कि दूसरे आदमी ने उनके बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया था। अब वो कोई रहस्यमय नाटक खेल रहा है। रतन बाबू इस सोच में पड़ गए कि पहले तो किसी ने भी उनके बारे में ये जानने की कभी परवाह नहीं की। वो हर बात अपने तक ही सीमित रखते थे। ऑफिस के बाहर वो केवल अपने नौकर से बात करते थे और कभी किसी को भी बुलाते नहीं थे, न किसी से भेंट करते थे।
अगर कोई ये जानना भी चाहता कि वो किस समय सोते हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, खाने में उनकी पसंद क्या है, वो कौन सा अखबार पढ़ते हैं और उन्होंने कौन कौन से नाटक और फिल्में अभी हाल में देखी हैं, तो वो उनसे ही जान सकता था, क्योंकि वो अपनी बातें अपने तक ही रखते थे। और फिर भी एक एक बात उससे मेल खा रही थी जो बात ये आदमी कह रहा था। वो मनीलाल बाबू से ये नहीं कह सके। वो बस उस आदमी का कहा सुनते रहे और अद्भुत समानता पर आश्चर्यचकित होते रहे। उसने अपनी आदतों, अपने शौक के बारे में कुछ नहीं बताया। वे पहले रतन बाबू के होटल तक आए और उसके सामने रुक गए। यहाँ खाना कैसा मिलता है? मनीलाल बाबू ने पूछा। वे फिश करी अच्छा बनाते हैं, रतन बाबू ने जवाब दिया। बाकी सब ठीक ठाक है। मेरे होटल का खाना मुझे कुछ बेस्वाद लगता है, मनीलाल बाबू ने कहा। मैंने सुना है कि जगन्नाथ होटल में लूची और छोलर दाल बहुत मज़ेदार बनती है। आज रात हम दोनों खाने के लिए वहीं क्यों न चलें? मुझे कोई आपत्ति नहीं, रतन बाबू ने कहा। क्या हम 8 बजे के आसपास मिलें? ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, फिर हम साथ चलेंगे। मनीलाल बाबू के चले जाने के बाद रतन बाबू कुछ देर सड़क पर चहलकदमी करते रहे। अंधेरा हो चला था। रात एकदम साफ सुथरी थी, इतनी स्वच्छ कि तारों भरे आकाश में आकाश गंगा को एक किनारे से दूसरे किनारे तक साफ देखा जा सकता था। कितनी अजीब घटना है ये। इतने वर्षों तक रतन बाबू को यही शोभ रहा कि वो कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पा सके जिसकी रुचियां उनके जैसी हों और जिसे वो अपना मित्र बना सकें। अब अंततः शीनी में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल ही गया जो हर प्रकार से उन्हें अपनी कार्बन कॉपी लगता था। उनकी सूरत शक्ल में बहुत मामूली सा फर्क था, वरना हर दृष्टि से दोनों में इतनी समानता थी कि जो जुड़वा बंधुओं में भी कम ही मिलती है। क्या ये समझ लिया जाए कि रतन बाबू को अंततः एक दोस्त मिल गया? रतन बाबू को तत्काल इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल सका। हो सकता है उस आदमी को थोड़ा और अच्छी तरह जानने पर उन्हें जवाब मिल जाए। हाँ, एक बात स्पष्ट थी कि अब उनके मन में ऐसी भावना नहीं रह गई थी कि वो नितांत अकेले हैं, किसी को भी उनका साथ पसंद नहीं। इतने वर्षों तक हूबहू उनके जैसा दूसरा आदमी मौजूद रहा है और संयोग से उस आदमी से उनकी भेंट हो गई। जगन्नाथ भोजनालय में खाने की मेज पर आमने सामने हुए। रतनलाल ने गौर किया कि मनीलाल बाबू उसी प्रकार नाक चढ़ाकर तृप्त होते हुए खाते हैं जैसे वो खुद खाते हैं। खाने के दौरान पानी नहीं पीते हैं जैसे वो खुद नहीं पीते हैं, और दाल में नींबू निचोड़ते हैं जैसे वो खुद करते हैं। रतनलाल बाबू को खाने के अंत में मीठा दही खाने की आदत थी। मनीलाल बाबू ने भी वही किया। खाना खाते हुए रतनलाल बाबू को ये सोचकर कुछ बेचैनी महसूस हुई कि दूसरी मेजों पर खाना खा रहे लोग उन्हें देख रहे हैं। क्या वो लोग ये देखकर चकित हैं कि हम दोनों के बीच कितनी समानता है? क्या ये समानता इतनी सुप्रकट है कि देखने वाले देखते रह जाएं? रात्रि भोज के पश्चात दोनों ने कुछ देर चांदनी रात में टहलने का आनंद उठाया। रतन बाबू के मन में बराबर एक प्रश्न उठ रहा था जो वो पूछना चाहते थे, और अब उनसे पूछे बिना रहा नहीं गया। क्या आप 50 के हो गए हैं? मनीलाल बाबू मुस्कुराए। जल्दी हो जाऊंगा, मनीलाल बाबू ने कहा। मैं 29 दिसंबर को 50 वर्ष का हो जाऊंगा। रतन बाबू का सिर चकरा गया। वे दोनों क्या एक ही दिन पैदा हुए? 29 दिसंबर 1916 को। आधा घंटे बाद एक दूसरे से विदा लेते समय मनीलाल बाबू ने कहा, आपसे मिलना, बात करना बहुत सुखद अनुभव रहा। लोगों के साथ मेरी ज़्यादा पटती नहीं है, लेकिन आप एक अपवाद हैं। अब हम छुट्टियों का मज़ा उठा सकते हैं। आमतौर पर रतन बाबू 10 बजे तक सोने चले जाते थे।
सोने से पहले किसी पत्रिका के पन्ने पलटेंगे और फिर धीरे धीरे नींद से पलकें भारी होने लग जाएंगी। तब वो पत्रिका नीचे रख देंगे, लैंप बुझा देंगे और कुछ पल बीतते ही हल्के हल्के खर्राटे भरने लगेंगे। लेकिन आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी, न उन्हें कुछ पढ़ने की इच्छा हो रही थी। रतन बाबू ने पत्रिका उठाई और फिर नीचे रख दी। रतन बाबू ने कहीं पढ़ा था कि पृथ्वी पर बसने वाले लाखों करोड़ों लोगों में से कोई भी दो लोग हूबहू एक समान नहीं होते हैं, और फिर भी हर व्यक्ति में बराबर के लक्षण पाए जाते हैं, आँख, कान, नाक, होंठ इत्यादि। लेकिन अगर दो लोग एक जैसे दिखते भी हों, तब क्या ये भी संभव है कि उनकी रुचियाँ, भावनाएं और मनोवृत्ति भी समान हो? जैसी समानता वो स्वयं और अपने नए दोस्त के बीच पाते हैं। आयु, पेशा, आवाज, चाल, यहाँ तक कि उनके चश्मों की पावर भी समान थी। कोई भी सोच सकता है कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला सबूत मौजूद है। और पिछले 4 घंटों में रतन बाबू ने बार बार ये जाना है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आधी रात के करीब रतन बाबू बिस्तर से उठ गए। उन्होंने सुराही से कुछ पानी लिया और अपने सिर पर डाल लिया। ऐसी दशा में नींद आना संभव नहीं था। उन्होंने एक हल्का सा तौलिया सिर पर रख लिया और फिर सोने चले गए। शायद गीला तकिया उनके सिर को कुछ देर ठंडक दे सके। आस पड़ोस में खामोशी छा गई थी। एक उल्लू चीत्कार करता हुआ उड़ गया। खिड़की से चांदनी अंदर बिस्तर तक चली आई। रतन बाबू का मन धीरे धीरे पुनः शांत हो गया और स्वतः उनकी आंखों में गहरी नींद बस गई। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे उनकी नींद टूटी। मनीलाल बाबू को करीब 9 बजे आना था। मंगलवार था, जिस दिन शहर से लगभग 1 मील दूर साप्ताहिक बाजार या हाट लगता था। दोनों पहले ही एक साथ ये इच्छा जाहिर कर चुके थे कि वे हाट देखने जरूर जाएंगे। कुछ खरीदने नहीं, बल्कि वहां की रौनक देखने के इरादे से। रतन बाबू 9 बजे तक नाश्ता कर चुके थे। मेज पर पड़ी तस्तरी से उन्होंने सौंफ मिश्रित खैनी मुख शुद्धि हेतु चुटकी भर मुंह में डाली और होटल के बाहर आ गए। उसी समय उन्होंने मनीलाल को आते हुए देखा। मैं पिछली रात काफी देर तक सो नहीं सका। मनीलाल के मुंह से पहली बात यही निकली। मैं लेटे लेटे यही सोचता रहा कि हम दोनों में कितनी अधिक समानता है। सुबह 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब मेरी आंख खुली। सामान्यतः मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। रतन बाबू कुछ कहते कहते रुक गए, फिर दोनों हाट की ओर चल दिए। उन्होंने रास्ते में सड़क किनारे खड़े कुछ लड़कों के झुंड के पास से गुजरना था। अरे देखो देखो, सांपनाथ और नागनाथ जा रहे हैं, उनमें से एक चिल्लाया। रतन बाबू ने उस टिप्पणी को अनसुना करने की भरसक कोशिश की और आगे निकल गए। हाट तक पहुंचने में उन्हें लगभग 20 मिनट लगे। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। वहां फलों, सब्जियों, बर्तनों, कपड़ों की दुकानें थीं और मवेशी की खरीद फरोख्त भी हो रही थी। दोनों लोग भीड़ में घुसकर बिक्री के लिए प्रदर्शित वस्तुओं पर निगाह डालते हुए आगे चलते गए। वो कौन था? क्या वो पांचा नहीं था? किसी कारणवश रतन बाबू ने होटल के नौकर के सामने आने से खुद को बचा लिया। सांपनाथ और नागनाथ वाणी टिप्पणी उन्हें चुभ गई थी। वो नहीं चाहते थे कि मनीलाल बाबू के साथ उन्हें कोई देखे। भीड़ में धक्कम धक्का करते निकलते हुए रतन बाबू के मन में एक बात कौंध गई। उन्होंने महसूस किया कि वो किसी मित्र के बिना अकेले ही ज़्यादा ठीक थे। उनको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं थी, और किसी भी हालत में मनीलाल बाबू जैसा दोस्त तो बिल्कुल नहीं। वो जब जब मनीलाल बाबू से बात करते, उन्हें ऐसा लगता मानो वो खुद से ही बात कर रहे हों। पूछने के पहले ही सवालों के सारे जवाब उन्हें मिल गए थे। बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, न गलतफहमी की कोई संभावना थी। क्या ये दोस्ती के संकेत थे? उनके 2 सहकर्मी कार्तिक रे और मुकुंद चक्रवर्ती अंतरंग मित्र थे।
क्या इसका ये मतलब था कि उनके बीच कोई बहस नहीं होती थी? बेशक वे बहस करते थे, फिर भी वे दोस्त बने रहे और आज भी वे हैं पक्के दोस्त। ये विचार उनके दिमाग में गूंजता रहा और रतन बाबू इस बात पर सोच विचार करने से मुक्ति नहीं पा सके कि बेहतर होता यदि मनीलाल बाबू उनके जीवन में न आए होते। यदि एक जैसे दो व्यक्ति मौजूद हों तब भी ये ठीक नहीं होगा कि उनकी एक दूसरे से भेंट हों। रतन बाबू को इस विचार से ही कपकपी छूटने लगी कि कलकत्ता लौटने के बाद भी उनका मिलना जुलना जारी रह सकता है। एक दुकान पर छड़ियाँ बिक रही थीं। रतन बाबू को बहुत समय से एक छड़ी रखने की चाह थी, लेकिन मनीलाल बाबू को दुकानदार से सौदेबाजी करते देखकर वो रुक गए। मनीलाल बाबू ने 2 छड़ियाँ खरीद लीं और एक छड़ी रतन बाबू को देते हुए कहा, आशा है आप इसे हमारी दोस्ती की निशानी के रूप में स्वीकार करने से मना नहीं करेंगे। वापस होटल जाने के रास्ते में मनीलाल बाबू ने अपने बारे में, अपने बचपन, अपने माता पिता, अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के बारे में बहुत कुछ बताया। रतन बाबू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी अपनी जीवन गाथा दोहराई जा रही है। दोपहर के समय जब वे दोनों रेलवे पुल की तरफ जा रहे थे, तब रतन बाबू के मन में एक योजना आई। उन्हें ज़्यादा बात नहीं करनी थी, इसलिए उन्हें सोचने का समय मिल गया। वो दोपहर से ही इस सोच विचार में पड़े हुए थे कि इस आदमी से छुटकारा कैसे पाया जाए, लेकिन छुटकारा पाने का कोई तरीका उन्हें सूझ नहीं रहा था। रतन बाबू ने जैसे ही पश्चिम में घने होते बादलों की ओर नजर घुमाई, उसी क्षण उनके दिमाग में एक योजना बिजली की तरफ साफ कौंध गई। उन्होंने देखा कि वे दोनों पुल की रेलिंग के सहारे खड़े हुए हैं। दूरी पर एक ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी आती दिखाई दे रही है। इंजन जैसे ही 20 गज की दूरी के अंदर आया, रतन बाबू ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक जोर का धक्का दे दिया। उन्होंने अनिच्छा से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने पुनः आंखें खोली और अपने साथी को एक नज़र भर देखा। मनीलाल बाबू निश्चिंत लग रहे थे, लेकिन अगर दोनों में इस कदर समानता थी तो शायद वो भी रतन बाबू से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन देखने से नहीं लगता था कि ऐसी कोई योजना उस आदमी के मन में भी उमड़ रही होगी। वास्तव में वो तो किसी हिंदी फिल्म का एक गीत गुनगुनाने के आदी थे। काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया था, जो वैसे भी कुछ ही क्षणों में अस्त होने वाला था। रतन बाबू ने चारों ओर देखा और पाया कि वे अकेले ही हैं। शुक्रिया ईश्वर का, अगर कोई और मौजूद रहा होता तो उनकी योजना धरी की धरी रह जाती। अजीब बात थी कि हत्या करने का पक्का इरादा मन में रखने के बावजूद रतन बाबू खुद को एक अपराधी के रूप में नहीं देख रहे थे। अगर मनीलाल बाबू के आचार व्यवहार तथा अन्य सभी लक्षणों में कुछ भी रतन बाबू को व्यक्तित्व के गुणों से भिन्न होता तो रतन बाबू के मन में मनीलाल बाबू की हत्या करने का विचार कभी पैदा नहीं होता। लेकिन अब उनका ये विचार पक्का हो चला था कि एक ही समय उन दोनों के जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। इतना ही काफ़ी था कि वो अकेले मौजूद रहें। आज कुछ घुटन सी है, मनीलाल बाबू बोले। रात में वर्षा हो सकती है और फिर शीतलहर चल पड़ेगी। रतन बाबू ने चोरी से अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। 6 बजने में 12 मिनट शेष। ट्रेन के आने का समय बंधा हुआ है, कुछ अधिक समय नहीं रह गया था। रतन बाबू ने अपना तनाव कम करने के लिए एक जम्भाई ली। अगर बरसात होती भी है, उन्होंने कहा, तब भी 4 या 5 घंटे तक अभी उसकी कोई संभावना नहीं है। क्या एक सुपारी खाना चाहेंगे? मनीलाल बाबू ने अपनी जेब से टीन की एक छोटी सी गोल डिबिया निकाली। रतन बाबू के पास भी पान सुपारी से भरी ऐसी ही एक डिब्बी थी, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने मनीलाल बाबू से नहीं किया था। उन्होंने सुपारी निकाली और झट से मुंह में डाल ली। तभी उन्होंने ट्रेन की आवाज़ सुनी। मनीलाल बाबू रेलिंग के पास चले गए, फिर अपनी घड़ी में समय देखकर बोले, निर्धारित समय से 7 मिनट पहले।
आसमान में घने बादलों के कारण संध्या सामान्य की अपेक्षा कुछ अधिक ही अंधियारी हो गई थी। इंजन में आगे लगी बत्ती अंधेरे में अधिक तेज चमक रही थी। ट्रेन भी काफी दूर थी, पर उसकी रोशनी हर पल और तेज होती जा रही थी। क्रिंग क्रिंग क्रिंग। एक साइकिल सवार सड़क से पुल की तरफ आ रहा था। हे भगवान, क्या वो यहां रुकने वाला है? नहीं, रतन बाबू की आशंका निराधार साबित हुई। साइकिल सवार उनके पास से तेजी से आगे निकल गया और सड़क के दूसरी ओर गहराते अंधियारे में खो गया। ट्रेन तेज रफ्तार से चली आ रही थी। उसकी बत्ती की चौंधियाती रोशनी में दूरी का अनुमान लगाना संभव नहीं था। कुछ ही क्षणों में पुल थरथराने लगेगा। ट्रेन की आवाज अब कानों के पर्दे चीरने लगी थी। मनीलाल बाबू दोनों हाथ से रेलिंग पकड़े हुए नीचे देख रहे थे। आकाश में एक बिजली कड़की और रतन बाबू ने अपनी सारी ताकत जुटाई। अपनी हथेलियों को चौड़ा कर मनीलाल बाबू की पीठ से लगाया और गहरी सांस खींची। मनीलाल बाबू का शरीर 4 फीट ऊंची रेलिंग को लांघकर अचानक नीचे घड़घड़ाते इंजन की ओर जा गिरा। उसी क्षण पुल कांपने लगा। रतन बाबू ने अपनी शॉल अपनी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटी और फिर वो अपने रास्ते पर वापस चल दिए। सैर के अंत में उन्हें कुछ दूरी बरसात की मोटी मोटी बूंदों से बचने के लिए दौड़कर तय करनी पड़ी। वो करीब करीब हाँफते हुए होटल में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने होटल में प्रवेश किया, उन्हें लगा कि कुछ गलत है। वो कहाँ आ गए हैं? न्यू महामाया होटल की लॉबी तो ऐसी नहीं थी। मेजें, कुर्सियां, दीवार और तस्वीरें। चारों तरफ देखने पर उनकी निगाह अचानक दीवार पर लगे साइन बोर्ड पर पड़ी। ये कैसी बेवकूफ़ी! वो न्यू महामाया के बजाय कलिका होटल में आ गए थे। क्या यही वो होटल नहीं है जहां मनीलाल बाबू ठहरे हुए थे? तो आप भीगने से बच नहीं सके। कोई उनसे बात कर रहा था। रतन बाबू घूमे और उन्हें घुंघराले बालों वाले और हरा शॉल लपेटे हुए एक आदमी देखा, जो शायद उसी होटल का कोई बाशिंदा था। वो हाथ में चाय का प्याला लिए उनकी ओर देख रहा था। क्षमा करें, उस आदमी ने रतन बाबू का चेहरा देखकर कहा। एक पल के लिए मुझे लगा कि आप मनीलाल बाबू हैं। यही वो गलती थी जिसके कारण रतन बाबू के मन में पहली बार संदेह पैदा हुआ। क्या उन्होंने उस अपराध को अंजाम देते वक्त पूरी सावधानी बरती थी? बहुत लोगों ने उनको साथ साथ जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या उन्होंने असल में गौर किया था? क्या उन्हें याद होगा जो उन्होंने देखा था? और अगर उन्हें याद भी हो तो क्या वे उन पर संदेह करेंगे? रतन बाबू को पक्का यकीन था कि जब वे शहर के बाहर पहुंच गए थे, उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा था। और उस पुल पर पहुंचने के बाद, अरे हाँ, वो साइकिल सवार, उसने जरूर उन्हें देखा होगा। लेकिन उस समय तक तो काफी अंधेरा हो चुका था और साइकिल वाला बड़ी तेजी से आगे चला गया था। क्या संभव है कि उनके चेहरे उसे याद हों? बिल्कुल नहीं। रतन बाबू जितना सोचते उतना ही अधिक आश्वस्त महसूस करते। इसमें कोई शक नहीं कि मनीलाल बाबू का शव खोज लिया जाएगा, लेकिन ये मानने के लिए वो कतई तैयार नहीं थे कि संदेह की उंगली उनकी ओर उठेगी और उन पर अभियोग चलेगा। उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और हत्या के अपराध में फांसी पर लटका दिया जाएगा। चूंकि अभी तक बरसात रुकी नहीं थी, रतन बाबू एक प्याला चाय पीने के लिए ठहर गए। 7:30 बजे के आसपास बरसात रुकी और वो सीधे न्यू महामाया चले गए। उनको ये सोचकर मन ही मन हंसी छूट रही थी कि वो गलती से किस तरह दूसरे होटल में पहुंच गए। रात्रि भोज में उन्होंने अच्छी तरह खाया और मजे के साथ खाया। फिर वो एक पत्रिका लेकर बिस्तर में घुस गए। ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जातियों पर एक लेख पढ़ा। पलंग के पास वाली बत्ती बुझाई और पूरी तरह निश्चिंत होकर निद्रामग्न हो गए। एक बार फिर वो अपने भरोसे थे और अद्वितीय। उनका कोई मित्र नहीं था और न उन्हें आवश्यकता थी।
अपने शेष दिन वो उसी ढंग से बिताएंगे जैसे पहले बिताया करते थे। इससे बेहतर क्या हो सकता है। बरसात फिर शुरू हो गई थी। बीच बीच में बिजली तड़क रही थी और बादल गरज रहे थे, लेकिन किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रतन बाबू पहले ही खर्राटे भर रहे थे। क्या वो छड़ी आपने हाट से खरीदी सर? पांचा ने पूछा जब वो सुबह की चाय लेकर आया। हाँ, रतन बाबू ने कहा। इसके लिए आपने कितने पैसे दिए? रतन बाबू ने कीमत बता दी। फिर उन्होंने यूं ही पूछ लिया, क्या तुम भी हाट में थे? पांचा के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान बिखर गई। हाँ सर, उसने कहा। और मैंने आपको देखा, क्या आपने मुझे नहीं देखा? क्यों नहीं तो? बात यहीं खत्म हो गई। चाय पीने के बाद रतन बाबू ने कलिका होटल का रास्ता पकड़ा। घुंघराले बालों वाला आदमी होटल के बाहर लोगों के एक समूह से बात कर रहा था। उन्होंने मनीलाल बाबू का नाम सुना और ये भी सुना कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है। वो थोड़ा और समीप चले गए ताकि ठीक से सुन सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछने का भी साहस दिखाया। कौन मर गया है? घुंघराले बालों वाले आदमी ने कहा। यह वही आदमी था जिसे मैंने आप समझने की गलती की थी। आत्महत्या? क्या ये आत्महत्या थी? ऐसा ही लगता है। मनीलाल बाबू का शव पुल के नीचे रेल पटरी के पास मिला। ऐसा प्रतीत होता है वो जानबूझकर पुल से नीचे कूद गए। वो एक विचित्र किस्म के आदमी थे। किसी से बोलते चालते नहीं थे। हम उनके बारे में बात किया करते थे। मुझे लगता है कि शव पुलिस अभिरक्षा में, वो कलकत्ता से यहाँ हवा पानी बदलने के लिए आया था। यहाँ किसी को जानता नहीं था। इससे अधिक कुछ पता नहीं चल पाया है। रतन बाबू ने अपना सिर हिलाया, कुछ किड़किड़ की आवाज़ें निकाली और चले गए। आत्महत्या, खुदकुशी, तो हत्या की बात किसी के दिमाग में आई ही नहीं। किस्मत उनके साथ थी। कितना आसान था ये हत्या करने का काम। रतन बाबू को आश्चर्य हुआ कि लोग इसे हत्या का मामला कहने से क्यों घबरा गए। रतन बाबू को बहुत हल्का महसूस हुआ। 2 दिन बाद वो अब फिर अकेले चलने योग्य हो जाएंगे। ये सोचकर ही उन्हें सुख की अनुभूति होने लगी। रतन बाबू ने अपनी कमीज का एक बटन टूटा हुआ पाया तो समझ गए कि ये शायद कल ही टूटा होगा, जिस समय वो मनीलाल को नीचे धक्का दे रहे थे। उन्होंने दर्जी की दुकान से दूसरा बटन लगवा लिया। फिर उन्होंने एक स्टोर में जाकर नीम टूथपेस्ट की एक ट्यूब खरीदी। स्टोर से निकलकर जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें एक घर से आती कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर खड़े होकर वो भजन सुनते रहे। तत्पश्चात वो शहर के बाहर खुले मैदान की ओर चल पड़े। ये रास्ता नया था। वो करीब 1-1.5 मील तक चलकर गए और फिर 11 बजे के लगभग होटल वापस आ गए। स्नान किया, लंच किया और पलंग पर पसर गए दोपहरी का आराम फरमाने के लिए। हमेशा की तरह वो करीब 3 बजे उठे। उन्हें ख्याल आया कि इस शाम एक बार और पुल की तरफ जाना होगा। कारण स्पष्ट था, कल वो ट्रेन को देखने का आनंद नहीं उठा पाए थे। आसमान बादलों से भरा हुआ था, लेकिन तत्काल बरसात होने के आसार नहीं थे। मन प्रसन्न था कि आज वो ट्रेन की पहली झलक मिलने से लेकर तब तक उसे देखते रहेंगे जब तक कि ट्रेन दूर क्षितिज में गुम न हो जाए। तीसरे पहर की चाय 5 बजे के लगभग पीने के बाद वो नीचे लॉबी में चले गए। होटल का मैनेजर शंभू बाबू अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसने रतन बाबू को देखा और बोला, कल जो आदमी मारा गया, क्या आप उसे जानते थे? रतन बाबू ने आश्चर्य जताते हुए शंभू बाबू की तरफ देखा। फिर उन्होंने कहा, आप क्यों पूछते हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पांचा कह रहा था कि उसने आप दोनों को हाट में साथ साथ घूमते हुए देखा था। रतन बाबू मुस्कुराए। असल में यहाँ किसी व्यक्ति से मेरी जान पहचान नहीं हुई है। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, हाट में कुछ एक लोगों से मैंने बात अवश्य की थी, लेकिन सच ये है कि मुझे ये भी पता नहीं कि किस व्यक्ति की जान गई है। मैं समझता हूँ, शंभू बाबू हंसते हुए कहा।
वो स्वभाव से हंसोड़ थे और हंसे बिना रह नहीं सकते थे। वो भी हवा पानी बदलने के इरादे से आए थे। शंभू बाबू ने आगे जोड़ा, वो कलिका में ठहरे थे। मैं मानता हूँ। रतन बाबू बाहर निकल गए। पुल तक 2 मील का फासला था। अगर जल्दी नहीं दिखाई देती तो वो ट्रेन देखने में चूक जाते। सड़क चलते किसी भी व्यक्ति ने उन्हें संदेह भरी आंखों से नहीं देखा। कल जो छोकरे मिले थे वे आज उस जगह नहीं थे। उनकी नागनाथ और सांपनाथ वाली टिप्पणी बुरी तरह चुभ गई थी। उनको आश्चर्य हुआ कि वे लड़के आज कहाँ चले गए। कहीं नज़दीक से ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। पड़ोस में कहीं पूजोत्सव मनाया जा रहा था। लड़के उधर ही चले गए होंगे। बढ़िया। अंततः वो खुले मैदान में अकेले ही रह गए। मनीलाल बाबू से मुलाकात न होने तक वो अपने भाग्य से संतुष्ट थे, लेकिन आज वो पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हल्का और तनाव मुक्त महसूस कर रहे थे। बाबला पेड़ वो रहा। यहाँ से पुल थोड़ी दूर था। आसमान आज भी मेघाच्छन्न था, लेकिन आज बादल कल की तरह घने काले नहीं थे। ये भूरे बादल थे और मंद बयार न जाने कहाँ चली गई थी। आसमान मटमैला तथा मौन था, निश्चेष्ट और ठहरा हुआ। पुल दिखाई पड़ने के साथ ही रतन बाबू का दिल खुशी से उछल पड़ा। वो तेजी से कदम बढ़ाने लगे। कौन जानता है, ट्रेन अपने समय से कुछ पहले ही आ पहुंचे। क्रॉन्च पक्षियों का एक दल सिर के ऊपर से उड़ गया। प्रवासी पक्षी वो पहचान नहीं सके। पुल पर खड़े होने के साथ ही रतन बाबू को संध्या काल की नीरवता का एहसास हो आया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने अपने कानों पर जोर डाला। शहर की तरफ से ढोल बजने की मंद आवाज आ रही थी, अन्यथा पूरी खामोशी थी। वो पुल की रेलिंग के पास चले गए। उन्हें सिग्नल दिखाई दे रहा था और उसके आगे स्टेशन। अब ये क्या था? रेलिंग के थोड़ा नीचे की ओर लकड़ी की एक दरार में कोई चमकीली वस्तु पड़ी थी। रतन बाबू ने नीचे झुककर उस वस्तु को निकाल लिया। वो टीन की एक छोटी सी गोल डिब्बी थी जिसमें सुपारी भरी हुई थी। रतन बाबू को हंसी आ गई। उन्होंने वो डिब्बी रेलिंग के ऊपर उछाल कर फेंक दी। डिब्बी के जमीन से टकराने की आवाज़ उन्होंने सुनी। कौन जाने ये कब तक वहां पड़ी रहेगी। वो रोशनी कैसी थी? रेलगाड़ी। अभी तक कोई आवाज नहीं। तेजी से आता हुआ सिर्फ एक प्रकाश बिंदु। रतन बाबू सीधे खड़े हुए। इंजन के भाप पर लगी बत्ती की तेज रोशनी को मुग्ध होकर देखते रहे। अचानक हवा का एक तीव्र झोंका आया और उनकी शॉल कंधे से हट गई। उन्होंने शॉल को दोबारा ठीक से लपेट लिया। अब वो ट्रेन की आवाज़ सुन सकते थे। ये पास आते तूफान की एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। रतन बाबू को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है। हालांकि ट्रेन से आंखें हटाना मुश्किल था, फिर भी उन्होंने जल्दी से एकदम चारों ओर घूमकर देखा। कहीं कोई नहीं था। अंधेरा भी इतना नहीं था जितना एक दिन पहले था, अतः दृश्यता बेहतर थी। नहीं, वो खुद थे और आती हुई ट्रेन थी। इनके अलावा मीलों तक आसपास कोई नहीं था। ट्रेन अब 100 गज के अंदर थी। रतन बाबू रेलिंग के बहुत करीब चले गए। ये ट्रेन पुराने जमाने की भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन होती तो वो इतने किनारे तक कभी न जाते, क्योंकि तब इंजन का धुआं उनकी आंखों में घुस जाता। ये धुआं रहित डीजल इंजन था। सिर्फ एक गहरी जमीन को हिला देने वाली गड़गड़ाहट थी और आंखों को चौंधिया देने वाली तेज रोशनी थी। अब ट्रेन पुल के नीचे से गुजरने वाली थी। रतन बाबू ने अपनी कोहनियां रेलिंग पर टिकाई और ट्रेन को नीचे से गुजरते देखने के लिए थोड़ा आगे की ओर झुक गए। ठीक उसी क्षण हाथों का एक जोड़ा पीछे से ऊपर आया और उसने रतन बाबू को बहुत जोर का एक धक्का दिया। रतन बाबू 4 फीट ऊंची रेलिंग के ऊपर से धड़ाम नीचे जा गिरे। हमेशा की तरह ट्रेन ने पुल के नीचे से गुजरते हुए पुल को थरथरा दिया और तेजी से पश्चिम की ओर चली गई, जिधर आसमान का रंग अभी अभी नील लोहित हो रहा था। रतन बाबू अब पुल पर खड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी की एक निशानी के रूप में एक
छोटी सी चमकीली वस्तु लकड़ी की रेलिंग की एक दरार में अटकी हुई है। ये एल्युमिनियम की एक डिब्बी है और उसके अंदर सुपारी भरी हुई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रतन बाबू और वो आदमी, लेखक सत्यजीत रे। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।